तो दोस्तों, स्वागत है आपका कुमाऊं वाणी में पुनः। हमारे साथ हैं हमारे गेस्ट, हमें बहुत बार गाइड करने वाले एडवोकेट श्री तरुण जोशी जी। और आज जो हम वनों पर श्रृंखला चल रही है, उसके दूसरे चरण में हम बात कर रहे हैं कि कितना जानते हैं हम अपनी वनों को। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी सर। पिछले एपिसोड में आपने बहुत गहराई से समझाया वनों को और उनके वर्गीकरण को, लेकिन आज हम बात करते हैं वर्तमान की। ना वो पुराने लोग, ना वनों की वो परिस्थितियां रही, ना अब जीवन भी वैसा रहा है। तो वर्तमान में हमारी वन पंचायतों का क्या स्वरूप है? क्या वन पंचायतों में वो हक अभी भी कायम है हमारे लोगों के कि जो हमें मिला करते थे, या सिर्फ वो कागजी रह गए? जी, तो जो आपका प्रश्न है, मुझे लगता है कि पहले तो हमको थोड़ा सा ये समझ लेना चाहिए कि वन पंचायतें थी क्या। जी बिल्कुल। वन पंचायतें सामान्य अगर हम कहें तो ये थी कि जो भी लोगों के अपने पास का जंगल था, हाँ। जिस जंगल से वो लकड़ी, चारा या तमाम चीजें, जड़ी बूटी, तमाम चीजें लेकर के आ रहे थे, ठीक है, तो उस जंगल को लोगों को दे दिया गया जी। और उसको नाम दे दिया गया वन पंचायत। बहुत छोटी सी संस्था थी, जिसमें गांव का एक सबसे बुजुर्ग जो व्यक्ति था वो सरपंच बनता था, 4 या 5 उसके साथ जो है पंच होते थे, और ये लोग आपस में बैठते थे, तय करते थे कि वन कैसे चलेगा। जी बिल्कुल। अमूमन तौर पर हम देखते हैं कि जंगलों में पेड़ लगाने की कोई प्रथा नहीं थी जी, क्योंकि पेड़, जंगल ये माना जाता था कि पेड़ तो जंगल में अपने आप उगते हैं। हाँ। लेकिन उसकी एक मैनेजमेंट जो आपको करना था कि आप उसमें से लेकर के आएंगे तो कितना लेकर के आएंगे, जी, ठीक है ना। तो ये सारी व्यवस्थाएं बनाने का काम या उसकी देखरेख आप करेंगे, कब आप उसको खोलेंगे, कब आप उसको बंद करेंगे। इसमें आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ कई सारी वन पंचायतें ऐसी थी जो हमारे यहाँ कहा जाता है देवी को चढ़ा दी गई। अब ये देवी को चढ़ाना क्या था? देवी को चढ़ाना ये था कि कोई वन पंचायत अगर बहुत ज्यादा रुकी हो जाती थी, ठीक है, उसमें प्रजातियां नहीं रह जाती थी, बहुत ज्यादा उसमें नुकसान हो जाता था और वो नहीं रुकता था, तो लोगों ने एक तरीका निकाला। लोगों ने कहा कि हम अपने वन को देवी को चढ़ा देंगे। वो 10 साल, 15 साल, 5 साल, जितने भी साल वो तय करते थे, उतने साल के लिए देवी को चढ़ाते थे। उतने साल तक जंगल में कोई नहीं जाता था जी, ठीक। लेकिन इसके अलावा क्योंकि वन पंचायत की जो पहली नियमावली हमको अंग्रेजों ने बना करके दी, बहुत छोटी सी नियमावली थी, 19 बिंदुओं की नियमावली, और उसके भीतर पूरा जो हक था वो लोगों का था। वन विभाग जैसी कोई चीज इस वन पंचायत नियमावली के भीतर नहीं थी। सिर्फ एक पद होता था वन पंचायत इंस्पेक्टर का। और ये इंस्पेक्टर उस समय में कम से कम हम देखते हैं कि, और आजादी के काफी आगे वर्षों तक भी वन पंचायत इंस्पेक्टर ने वन पंचायतों को आगे बढ़ाने में बहुत अच्छी भूमिका निभाई। बड़े अच्छे अच्छे कुछ जगहों पर वन पंचायत इंस्पेक्टर आए जो रेगुलर विजिट करते थे, गांव वालों को मदद करते थे, गांव वालों की मीटिंग भी करवाते थे और उनको नियम कायदे भी समझाते थे। तो उनकी भूमिका से वन पंचायतें बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ी और एक तरीके से सन 70 के दशक तक, जब तक कि जो है आपका गाँव में कोई विकास का पैसा नहीं आता था, तो गाँव के विकास करने की जिम्मेदारी वन पंचायत की होती थी। स्कूल की छत टूट गई तो वन पंचायत बनवाती थी, रास्ता टूट गया तो वन पंचायत बनवाती थी। इतना पैसा वन पंचायत के पास होता था और वन पंचायत को यह हक था कि वो अपने पैसे को अपने तरीके से इस्तेमाल करे। अब इसमें पहला पड़ाव एक आता है 76 जिसमें आकर के वन पंचायत की नियमावली को बदल दिया गया। ये कहा गया कि वन पंचायतों की जितनी आय होती है वो जिलाधिकारी के पास जाएगी और जिलाधिकारी अनुमति देंगे। देखिए यहाँ पर से बंधन शुरू हो गया। जी हाँ। और दूसरी तरफ वन विभाग की भी एंट्री कराई गई और वन विभाग को कहा गया कि वो हर वन पंचायत के लिए अपना एक माइक्रो प्लान बनाए। माइक्रो प्लान बना करके जो है वो उस वन पंचायत की व्यवस्था होगी। अभी तक देखिए एक साधारण सी व्यवस्था थी, साल भर में 2 बार लोग बैठते थे, गांव की खुली बैठक होती थी, जिसको जो बोलना था बोलता था, अगर किसी ने गलत काम किया है तो सरपंच उसके पास जुर्माना लगाता था। ये तमाम चीजें होती थी। लेकिन अभी व्यवस्था कहाँ चलेगी? अब सरकारी प्रशासन। और जैसे ही ये सरकारी प्रशासन की व्यवस्था आरंभ हुई, वन पंचायतें धीरे धीरे पीछे की तरफ आने लगी। ठीक है, क्योंकि वन पंचायतों के हक खत्म होने लगे। अभी तक उनके पास पैसा था तो वो अपने प्रबंधन कर सकती थी। अब पैसा तो है जिलाधिकारी के पास और वो पैसा आ नहीं रहा। और मजे की बात ये थी कि इतना करोड़ों रुपया वन पंचायतों का जिलाधिकारी के खाते में इकट्ठा हो गया कि जिलाधिकारी उनकी बना देते थे एफडी, और आप उसके भी उस समय एक अल्प बचत का कार्यक्रम चलता था। और सरकार भी ये मानती थी कि लोगों को बचत करनी चाहिए क्योंकि सरकार को पैसा चाहिए था। तो हमारे अल्मोड़ा, बागेश्वर जैसे, जो अब बागेश्वर तो था नहीं, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जैसे जो जिले थे, ये अल्प बचत के काम में पूरे देश में नंबर 1 थे। अच्छा जी, ठीक। अब ये समझ में नहीं आता था कि जहाँ के लोग इतने गरीब हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, तो अल्प बचत में नंबर 1 कैसे आ जा रहे हैं। तो बाद में उसकी खोजबीन की गई तो पता चला कि वो वन पंचायतों का जितना पैसा था वो डीएम ने जो है एफडी बना करके डाल दी, तो वो अल्प बचत में पहले नंबर पे आ गए। तो इस तरीके से वन पंचायतों का को एक तरीके से पीछे धकेलने की कोशिश की गई।
अभी दूसरा पड़ाव जो आता है वो 97 में आता है जी और 97 में फिर JFM के नाम से एक प्रोजेक्ट आया, पूरे देश में चला, यहाँ भी चला दिया। जी बहुत अच्छी अच्छी वन पंचायतें थी जिनके पास बहुत पैसा डाला गया। जी इस पैसे से गांव में अभी तक वन पंचायतों में पैसे का नाम नहीं था, ठीक है ना, और लोग अपने तरीके से करते थे जो भी करना है। जी लेकिन अभी जब पैसा आ गया तो उस पैसे में एक तरीके से इस तरीके से फूट डाली गांव के भीतर जी कि उनको लेकर के वन पंचायतों को बहुत नुकसान झेलना पड़ा। जी और दूसरी तरफ सरकार ने क्या किया कि क्योंकि बहुत सारी वन पंचायतें ऐसी थी जो इस बात को समझ रही थी, जी उन्होंने कहा विदेशी पैसा है, लोन है, हम इसको नहीं लेंगे, जी हम अपनी वन पंचायत को खराब नहीं करेंगे। तो सरकार ने वन पंचायत की पुरानी नियमावली को बदल करके JFM की नियमावली को यहाँ पे लागू कर दिया, जिसमें पूरी तरीके से वन विभाग को डाल दिया गया, जी उनका एक व्यक्ति सेक्रेटरी बना दिया गया और ये कहा कि अब जो भी काम होगा वो वन विभाग की अनुमति से होगा। इस तरीके के नियम बनाए गए और उन नियमों के चलते आज के दिन में वन पंचायतें दो तरीके के चेंज आ गए। एक तो ये कि जो है वन पंचायतें रह नहीं गई। जी वन पंचायतें 1927 का जो एक्ट है उसके भीतर एक धारा है 28 जी और वो ग्राम वन कैसे होते हैं ये बताती है। जी तो ये वन पंचायतें सारी आज के दिन में ग्राम वन है, ग्राम वन। ठीक है। हाँ। और इसमें अंतर क्या है? अंतर यह है कि जब वन पंचायत बनी थी तो लोगों को जमीन का भी हक मिला था, अच्छा जमीन भी उनकी थी। हाँ। सिर्फ वन नहीं, जमीन भी और लैंड भी, जी ठीक है। लेकिन ये अब जब ये उसको बदल करके ये 27 की धारा 28 के भीतर ले आए जी तो अब जो है वो उस पर हक जो है पूरा राज्य सरकार का या एक तरीके से वन विभाग का हो गया जी कि वो जब तक चाहे तब तक आपको दे, जब चाहे आपसे वो वापस ले ले। जी तो आज के दिन में हम देखते हैं कि एक तरीके से वन पंचायतें न तो वन पंचायतें उस तरीके की हैं, दूसरी तरफ वन पंचायतें में बहुत सारी दिक्कतें ये आई हैं कि अगर आप 31 में जो है वन पंचायत की नियमावली आई थी, लेकिन 25 से लगभग वन पंचायतें बननी शुरू हो गई थी। 25 से लेकर के 76 तक के आप रिकॉर्ड उठा के देखिए, आपको एक भी, जबकि एक क्लॉज थी जी। वन पंचायत की नियमावली में, एक क्लॉज ये थी कि अगर गांव में कोई गरीब है, भूमिहीन है, तो उसको वन पंचायत जमीन दे सकती थी। वन पंचायत जी, ठीक है, रोजगार करने के लिए या छोटे, जैसे आपके इलाके में भी आपने देखा होगा कि कुछ जगह पर लोगों को ये फल जब आ गया था उसके लिए गोदाम चाहिए था, फल गोदाम दिए गए, तो फल गोदाम दिए गए हैं, वो जी। वन पंचायत की इसी नियमावली के भीतर दिए गए, जी ठीक है। लेकिन कोई बड़ा ऐसा जमीन जो है वन पंचायत ने दे दी हो, ऐसा कोई उदाहरण कहीं नहीं मिलता। जी लेकिन आज के दिन में हम वन पंचायतों के भीतर देख रहे हैं कि कई सारी वन पंचायतों में अतिक्रमण है, जी हाँ ठीक है। स्थानीय लोगों का भी है और बाहरी लोगों का भी है, क्योंकि जब बाहरी लोग आए और बाहरी लोगों ने थोड़ी जमीन खरीदी, लगती हुई जमीन वन पंचायत की थी, तो उन्होंने उसके ऊपर अतिक्रमण कर दिया। जी उनका अतिक्रमण को खाली नहीं कराया गया, तो उसकी देखा देखी स्थानीय लोगों ने भी कहा कि जब बाहर के लोग अतिक्रमण कर रहे हैं तो हम क्यों ना करें, तो उन्होंने भी अतिक्रमण किया। तो एक बड़ी समस्या अभी आज के दिन में वन पंचायतों के अतिक्रमण की जो है वो जी बन गई है। और दूसरी तरफ आज के दिन में वन पंचायतों के साथ अब लोगों का पहले का जैसा लगाव भी नहीं रह गया है, जिसका एक परिणाम हम आग के तौर पर देखते हैं ना। जी हाँ पहले ये होता था कि आग लगती थी तो हर व्यक्ति जो है आग बुझाने के लिए जाता था, जी क्योंकि वन, अगर आग लग गई वन में तो उसका भी नुकसान है, हाँ घास नहीं मिलेगी, जी लकड़ी नहीं मिलेगी या तमाम चीजें नहीं चारा मिलेंगी, नहीं तो वो जाता था। जी। आज के दिन में लोगों का भी उस तरीके का जुड़ाव अगर नहीं है, जी और तो वो वनों को, वो आग के साथ भी उनका वो जुड़ाव नहीं है। जी तो ये एक वन पंचायतों की स्थिति रही है। सर, इस बड़े पैमाने पर जो अतिक्रमण हो रहा है और जिस तरीके से अब धीरे धीरे वन पंचायतों से अधिकार खत्म हो रहे हैं, सरकार धीरे धीरे, प्रशासन अपने हाथ में सारी ताकतें ले रहा है, तो क्या भविष्य आप इसका देखते हैं आने वाले समय? देखिए, ये एक सोच है जी, और ये सोच सिर्फ वो भारत में हो ऐसा नहीं है जी, पूरी दुनिया में ही लगभग एक सोच बनी है कि वनों को एक अलग रखा जाए, जी, ठीक है, और वनों में लोगों का प्रवेश जो है वो निषेध कर दिया जाए। जी, आप देखोगे इतना हमारा लगभग 28% अभी हमारा जो वनों का जो एरिया है जी, वो प्रोटेक्टेड में आता है, संरक्षित में आता है। उसका मतलब क्या है कि प्रोटेक्टेड के भीतर आपने किसी न किसी चीज के लिए उसको संरक्षित कर दिया, जैसे कि हमारा जो ये कॉर्बेट पार्क है टाइगर के लिए हो गया, जी, हो गया ना। तो आपने कहा कि इसके भीतर केवल टाइगर रहेगा, लोग नहीं रहेंगे। जी, लोग, तो आपने क्या किया कि उसके भीतर जितने सारे लोग थे उनको बाहर निकाला, हाँ, ठीक है, बाहर निकाल करके या तो वैसे ही निकाल दिया उनको या कहीं दूसरी जगह दी गई है, वो एक अलग बात है। लेकिन ये तमाम चीजें की गई जिसमें आपकी ये जो मूल सोच है कि वनों से अगर लोगों को बाहर कर दिया जाए तो वन बच जाएंगे, जी, ये सोच बिल्कुल गलत सोच है। अच्छा, क्योंकि अभी तक का जो अनुभव बताता है, वनों का इतिहास बताता है कि वन बेहतर तभी हुए हैं जब उसमें लोगों की भागीदारी है, लोगों की हिस्सेदारी है, तब वो वन बेहतर होते हैं। जी, लेकिन जैसे ही लोग उनको छोड़ते हैं जी, और लोगों की हिस्सेदारी उसमें खत्म करी जाती है, तो वनों का वो जो हमारा एक इकोसिस्टम है, वो पूरा एक इकोसिस्टम गड़बड़ा जाता है। जी। तो ये अंतर रहा है।
तो दोस्तों, वनों के और वन पंचायतों को हम समझ रहे थे, लेकिन अब हम अगले एपिसोड में सर से जानेंगे कि फॉरेस्ट राइट एक्ट क्या है, कि वनाधिकार क्या है, हमें वनों पर कैसे अधिकार मिलेंगे, इस पर बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी।